हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस पेपर के जो हमारे पहले के 20 क्वेश्चन थे, यानी कि 91 से लेकर 110 तक, वो हमने प्रीवियस ईयर क्लास में कवर कर लिए हैं। ये जो हमारा पेपर है वो है एच टेट का, हमारा पीजीटी कॉमर्स का 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो 20 क्वेश्चन पहले नहीं सोल्व किए, पहले उनको सोल्व करना, फिर इस वाले वीडियो के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन 111 से, जो आज के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी डिसॉल्व। जो पार्टनरशिप फर्म है वो कब कंपल्सरी डिसॉल्व होती है, यानी कि साझेदारी फर्म अनिवार्यतः विघटित हो जाती है। कब होती है? इफ़ द बिजनेस ऑफ द फर्म हैज़ बिकम इलीगल। जब हमारा जो बिजनेस होता है वो कम्प्लीटली लीगल हो जाता है, तो कोर्ट भी क्या करती है, उसको बंद करने का निर्णय दे देती है। इफ़ नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म हैज़ बिकम मोर देन 50, यदि 50 हो जाते हैं मोर देन मेंबर्स पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो देखिए इसको तो एडजस्ट किया जा सकता है। ये नहीं है कि इसमें हमें कंपलसरी डिसॉल्व करनी पड़ेगी फर्म, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, इफ़ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स इन जर्नी। यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिओर्गनाइज किया जाता है तो उसका डिसोल्यूशन से मतलब ही क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है जो ऑप्शन नंबर 1 है वो ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेज ड्यू टू नॉन लायबिलिटीज, अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रॉपरली इज कॉल्ड प्रोविजंस। इसमें क्या बोला है कि जो प्रोविजंस है वो क्या होता है, जब भी हम किसी नॉन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं, लेकिन जो हमारी लायबिलिटी होती है वो हमें ये नहीं पता है कि कितनी होगी। लायबिलिटी का पता है लेकिन उसके अमाउंट का हमें नहीं पता, तो वो क्या होता है, प्रोविज़न। ठीक है भाई, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू नॉन लायबिलिटी इज कॉल्ड रिजर्व। यानी कि फ्यूचर में आपको पता है कि क्या लॉसेस होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी आपने रिजर्व बना के रखा, उसको अपार्ट रखा है अमाउंट को, वो क्या कहलाता है, रिजर्व कहलाता है। नेक्स्ट बोला है, अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू अननोन लायबिलिटीज कॉल्ड प्रोविजन। अननोन लायबिलिटी के लिए जो भी आप अमाउंट्स रखते हैं वो प्रोविजन कहलाता है। सीक्रेट रिजर्व इज शोन एज सेपरेट आइटम इन द बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व को क्या करते हैं आप बैलेंस शीट में एक सेपरेट आइटम में शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि सीक्रेट रिजर्व जो होता है वो हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ये तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेनली प्रोविजंस और रिजर्व के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए प्रोविजन एंड रिजर्व में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो प्रोविजन जो होता है ना, आपने सुना होगा बैड डेट प्रोविजन, जो हम बनाते हैं बैड डेट्स के रिगार्डिंग प्रोविजन। तो प्रोविजन जो होती है वो हमारी नॉन लायबिलिटी होती है। क्या होती है? नॉन लायबिलिटी होती है, जिसका हमें पता होता है लेकिन हमें अमाउंट पता नहीं होती, तो वो तो होता है हमारा प्रोविज़न। रिजर्व क्या होता है कि हमें लायबिलिटी का भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या लायबिलिटी अराइज होने वाली है, अमाउंट तो दूर की बात है। ठीक है, तो प्रोविज़न क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट फ्यूचर लॉसेस ड्यू टू नॉन लायबिलिटीज, अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइन। यानी कि लायबिलिटी हमें पता है लेकिन अमाउंट हमें नहीं पता, तो वो क्या कहलाता है, प्रोविजन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113, द फिनोमिनन इन विच द नॉर्म्स फॉर कंसिनेंस ओवर राइट्स द रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ अल्टरनेटिव एक्शंस, वो क्या कहलाता है। एक ऐसी घटना जिसमें आम सहमति का मानदंड कार्यवाही के वैकल्पिक कार्यों का यथार्थवादी मूल्यांकन को अधिभावी करता है, तो ये आपका क्या कहलाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये क्या होती है, एक सामूहिक सोच होती है, ग्रुप थिंक इसको हम बोल सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस विच कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल और यूज़। इसमें देखिए क्या बोला है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस की जिसको हम क्या नहीं कर सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते फॉर लेटर सेल और यूज़, यानी कि फ्यूचर में हम उसको सेल के लिए नहीं रख सकते, ना ही हम उसको यूज़ कर सकते। तो वो किस टाइप की सर्विस होती हैं। सर्विस इंटेलिजिबिलिटी की, वो सर्विस इंटेलिजिबल होती है। सर्विस इंसेपरेबिलिटी, उस सर्विस को हम अलग नहीं कर पाते। या सर्विस फेरेसेबिलिटी, सेवा नाशवान
इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी भी आइटम को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो क्या है, डेली टू यूज़ आइटम आपका हो सकता है, वो चीज़ें आगे ख़राब हो सकती है। इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे आज हमने परचेज़ किया तो आज ही हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सर्विस वेरिएबिलिटी की सर्विस में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन में भी देखिए हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर सेल, और ये बात हमें किस में पता चली है, सर्विस वेरिएबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री आर कवर्ड अंडर ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल। ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स में कौन सी इंडस्ट्री की बात की जाती है। देखिए तो ये इस इंडस्ट्री में दोनों में ही क्या होता है, किसी भी वर्क को जब हम करते हैं तो प्रोसेस के साथ करते हैं, पहले ये काम होगा फिर सेकंड वर्क फिर थर्ड वर्क, ऐसे एक प्रोसेस के साथ वर्क होता है। तो यही क्या हो जाएगी, हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में ये दोनों इंडस्ट्री हमारी आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनविजिबल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रेफर टू। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम बीओपी का जब हम बनाते हैं उसमें एक इनविजिबल नाम से एक आइटम होता है, उसमें क्या आता है, गुड्स के ट्रांजैक्शन आती है, सर्विस ट्रांजैक्शन आती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन आता है, या फिर कैपिटल ट्रांजैक्शन उसके अंदर आती है। तो इसके अंदर हमारा क्या आती है, इनविजिबल के अंदर हमारी सर्विस ट्रांजैक्शंस आती है। क्या आती है, सर्विस ट्रांजैक्शन इसके अंदर हमारी आती है इनविजिबल में, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ डेवलप्ड हायर के ऑफ नीड मोटिवेशनल थ्योरी। हायर के मोटिवेशनल थ्योरी किसने डेवलप की है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आप देखते ही लगा देंगे, अब्राहम मास्लो ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नंबर 1। नेक्स्ट है, रिक्रूटमेंट इज आ। रिक्रूटमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पर आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक होता है रिक्रूटमेंट, एक होता है हमारा सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्या आए, बंदे आए जिनको हम रिक्रूट कर सके, यानी कि उसमें से हम चूज़ कर सकें। सिलेक्शन में क्या करते हैं, जितनी भी हमारी रिक्रूटमेंट्स आती हैं उनमें से हम क्या करते हैं, किसी बेस्ट को हम चूज़ करते हैं। तो जो हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस हो जाती है वो तो हमारी नेगेटिव हो जाती है, और रिक्रूटमेंट क्या हो जाती है, हमारी पॉजिटिव हो जाती है। तो जाहिर सी बात आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव प्रोसेस होती है हमारी रिक्रूटमेंट, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, देखिए वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की जब हम बात करते हैं तो हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कस्टमर की हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वैल्यू क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं कस्टमर की नज़रों के अकॉर्डिंग, कि कस्टमर की नज़रों में हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस आपको बताना है, तो सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले कस्टमर होता है, कस्टमर की वैल्यू देखी जाती है, उसके बाद हमारी प्राइस आती है, फिर कॉस्ट होता है, फिर प्रोडक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 डैश इज नॉट वन ऑफ द स्टेप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, ये आपको बताना है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स, देखिए जब भी आप डिसीजन ले रही है तो किसी चीज़ का डिसीजन लेंगे, कोई प्रॉब्लम अराइज होगी, उस प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा। तो ये तो हमारा होता है एनालाइजिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के जितने भी हम आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से आप किसी बेस्ट को, मतलब उन सभी को एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों तो हमारे स्टेप्स आते हैं प्रोसेस मेकिंग के अंदर, यानी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर। और जो फोर्थ स्टेप है, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, डेलीगेटिंग द डिसीजन। तो ये ही हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है भाई, इनको मैच करना है। तो देखिए, एरर ऑफ पोस्टिंग, खतौनी संबंधी अशुद्धि, यानी कि पोस्टिंग में आपने गलती की है। तो इसके रिगार्डिंग देखिए क्या है, सेल्स बुक ओवरकास्ट, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये ओवरकास्ट हमने कर दिया, यानी कि कोस्टिंग, यानी कि गणित में हमने कर दी, कोस्टिंग वाली हो जाएगी। तो गुड्स सोल्ड टू राम बट रोंगली डेबिटेड टू श्याम, ये बिल्कुल ठीक है इसका, यानी कि ए का मैच हमारा किससे हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा। एरर ऑफ कॉस्टिंग, एरर ऑफ कॉस्टिंग किसका, गणित से संबंधित हमने शुद्ध किस में करी है, सेल्स बुक ओवरकास्ट में कर दिए। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है हमारा सी का एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि हमने सिद्धांत के संबंधी ही हमने कोई गलती करी है। तो सिद्धांत में क्या आ जाएगा, देखिए फोर्थ वाला देखिए, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन बट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो इसमें हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल से रिगार्डिंग हमने गलती कर दी। एरर ऑफ ओमिशन, आप भूल गए कुछ करना। गुड्स रिटर्न बाय ए नोट एंटर्ड इन द बुक्स, यानी कि आप इसको भूल गए हैं। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, हमारा सीक्वेंस हमने देखा, हमारा सीक्वेंस क्या बना है,
ए का था हमारा सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से आपको एक हिंट को देखना पड़ेगा कि फोर्थ ऑप्शन में से आपको कौन सा आपको लगता है कि इन 4 ऑप्शन में से कि जो एलिमिनेट आप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी से एलिमिनेट करते जाइए और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, वरना ये बड़े ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनमें लगे रह गए तो फिर लगे ही रह जाओगे, तो इसको एक स्मार्ट ट्रिक के साथ इनको सोल्व किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलो टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। क्या पूछा है, मूल्यह्रास की कौन सी विधि में मूल्यह्रास एवं मरम्मत व नवीनीकरण के लिए एक बार चार्ज किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म चार्ज जो हमारा होता है किस मेथड के अंदर किया जाता है। हमारे डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, डिप्लेशन मेथड, एन्युटी मेथड, ये सारे हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड दे रखे हैं। उनमें से हमें एक मेथड हमारा ऐसा जिसमें क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म चार्ज होता है। तो वो किसके अंदर होता है, वो होता है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए डे जितनी भी अमाउंट आती है उसको जो एक्चुअल अमाउंट होती है उसमें से माइनस करते जाते हैं, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ऐसा करने से हमारा जो रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड होता है इसमें क्या होता है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जो चार्ज होते हैं ना वो यूनिफॉर्म होते हैं, से मतलब कि हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो क्या होता है, एक बार हमने फिक्स्ड कर दिया भाई, ठीक है, इतना अमाउंट आपको हर साल पे करना पड़ेगा, और जो स्टार्टिंग दिनों में तो हम फिर भी उसको पे कर पाएंगे, लेकिन जब लेटर ईयर जब हम बाद में देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पहले एसेट्स की अमाउंट वैसे रिड्यूस हो रही होती है, उससे ऊपर फिर हमें उसका ऊपर डेप्रिसिएशन हमें ज़्यादा देना पड़ता है, तो उस पर हमारे पास बर्डन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, हमारा यूनिफॉर्म चार्ज आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, ट्रेडमार्क इज अ, ट्रेडमार्क क्या होता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट होता है, फर्स्ट था सॉरी टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो ट्रेडमार्क हमारा क्या होता है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट में ये हमारा आता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च 2021 इन ₹4,000, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट टू ₹300। यानी कि आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, इसमें कैश बुक की आपको अमाउंट दे रखी है, ठीक है, कैश बुक की अमाउंट दे रखी है, उसके बाद आपको 3-4 आपको ट्रांजैक्शन दे रखी है, और बाद में आपसे क्या पूछा है, आपको पूछा है बैलेंस एज पर पासबुक शुड बी ऑन दैट डेट। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, यदि आपको कैश बुक का अमाउंट दे रखा है और आपको जो आंसर निकालना है वो पासबुक के अकॉर्डिंग निकालना है, तो पासबुक कौन बनाता है, हमारा बैंक बनाता है पासबुक, ठीक है। तो जो भी बैंक ने जो चीज़ें की होगी ना उन्हीं को हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कैश बुक में चेंजिंग लाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अमाउंट लिखने है कैश के बुक के अकॉर्डिंग, कैश बुक के अकॉर्डिंग जो आपकी अमाउंट है बेटा कितनी है, 4,000 आपको अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखा है, देखिए चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंटिंग टू ₹300। चेक आपने डिपॉजिट करा दिया है बैंक के अंदर, इट मीन्स आपने तो क्या कर दिया होगा, अपने कैश बुक में आपने क्या कर दिया होगा, उसकी एंट्री कर दी होगी, उसको बढ़ा दिया होगा। लेकिन इसमें क्या लिखा है, बट नॉट येट क्लियर, अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ, इट मीन्स पासबुक में तो उसकी एंट्री हुई ही नहीं होगी, और हमने कैश बुक में उसको ऑलरेडी करके दिखा दिया, तो इस ₹300 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड येट ऑफ ₹200। चेक इशू कर दिया गया है लेकिन उसको प्रेजेंट अभी तक नहीं किया गया है। प्रेजेंट इट मीन्स हमने किसी को चेक दिया था पेमेंट के रिगार्डिंग, तो हमने तो उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन अभी उस बंदे ने उसको बैंक में जाकर प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो पासबुक से हमारी अमाउंट तो कटी ही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, ₹200 को हम वापस से हम भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये बैंक में अभी तक घटे ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिखा है द बैंक अलाउड इंटरेस्ट अमाउंट इन ₹100 एंड कलेक्टेड डिविडेंड ₹100 ऑन डायरेक्टली बैलेंस एज पर पासबुक। यानी कि ये 100 रुपीज़ ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी हमारी अमाउंट प्लस हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और ये चीज़ें ये दोनों ही हमारी इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो अब देखिए 400 रुपीज़ तो हमें ऐड करने हैं एंड 300 हमें माइनस करने हैं, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, 100 रुपये हम प्लस कर देंगे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4100, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 4100, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए,
ए सपोर्टिंग वाउचर। ए सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है? एक समर्थक प्रमाणक क्या है? अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस। व्यापारिक व्यवहार जो संपन्न किए गए का एक दस्तावेजी प्रमाण होता है ये। सेकेंडरी वाउचर होता है या फिर प्रीपेड बाय एन अकाउंटेंट या फिर अ प्रूफ। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सपोर्टिंग वाउचर क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है किसी भी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग कि कोई ये ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो आपको दी गई है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 3/20 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी एक्वायर 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी एंड ए सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर टू सी। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म? न्यू रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले ए क्या कर रहा है? ए अपने शेयर का सरेंडर कर रहा है। ए सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, तो ए की हम पहले निकालेंगे सरेंडर अमाउंट। ए की हम निकालेंगे सरेंडर अमाउंट। तो ए क्या कर रहा है? 1/6 अपने हिस्से का ऑफ हिज शेयर दे रहा है। तो ए का हिस्सा क्या है भाई? 3/5 है। 3/5 है तो इससे क्या निकल जाएगा? 3/30 वो अपने शेयर का क्या कर रहा है? सरेंडर कर रहा है। तो ए का शेयर अब कितना बचेगा? ए का शेयर बचेगा 3/5 में से हम इंट्रोड्यूस कर देंगे 3/30। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी अमाउंट निकल के आ जाएगी 30/60 निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 30/60 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ए की। अब हम निकालेंगे बी की। बी के रिगार्डिंग क्या कह रखा है कि सी एक्वायर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। सी क्या कर रहा है? अपने हिस्से का 1/3 किससे ले रहा है? बी से ले रहा है। तो अब बी सरेंडर कितना कर रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे? 1/3 सी का शेयर लेंगे अपने हिस्से का। सी का हिस्सा कितना है भाई? 3/20 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/60। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3/60 वो किससे ले रहा है? बी से ले रहा है सी। तो बी की अमाउंट टोटल कितनी आ जाएगी? बी की हमारी आ जाएगी, बी की टोटल थी 2/5 माइनस करेंगे 3/60। तो इसकी अमाउंट हमारी क्या निकल के आ जाएगी? इसको माइनस कर लेना। एक बार शॉर्ट में दोबारा बता देती हूँ। ए की हमारी अमाउंट बचेगी कितनी? 30/60 बचेगी। ठीक है, उसको माइनस करने के बाद हमारी जो बी की अमाउंट है, बी की बचेगी 20/60। एंड जो हमारा ये है सी जो एडमिट हुआ है इसकी आएगी, या तो उन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट इसका 3/20 भी लिख सकते हैं। और इसको हमें 60 बनाना पड़ेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? 9/60 इसकी हो जाएगी सी की। ठीक है, इस तरीके से हम रेशो निकाल लेंगे। 30, 21 एंड 9 इसको हम रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा 3। रेशो क्या हो जाएगी? 10:7:3। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो देखिए दो टाइप के आपने एक्सपेंडिचर देखे होंगे मोस्टली। एक होता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है कि जो हमें एक साल के अंदर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं और उसका प्रॉफिट भी हमें उसी ईयर में मिल जाता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कि लंबे समय के लिए हम खर्चा रखते हैं और उसका जो हमारा प्रॉफिट होता है वो आने वाले सालों तक हमें मिलता रहता है। ठीक है, एक होता है इन दोनों के बीच का हमारा एक्सपेंडिचर, यानी कि ना ही तो जिसको हम आप ये बोल सकते हैं, ठीक है, रिवेन्यू नेचर का बोल सकते हैं, ना ही आप उसे को कैपिटल नेचर का बोल सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाता है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है। इसमें मेनली क्या होता है कि हम एक्सपेंडिचर तो आज करते हैं लेकिन जो इसका बेनिफिट होता है वो आने वाले फ्यूचर में हमें मिलता है। जैसे कि हमारी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, एडवर्टाइजमेंट में क्या करते हैं हम? आज हम इन्वेस्ट करेंगे तो जाके 4-5 साल में हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आने वाले उन लेटर ईयर्स में हमें क्या मिलता है? उसका प्रॉफिट मिलता है। तो हमें एग्जाम्पल बताना है। स्पेसिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस। स्पेसिफिक रिसर्च एक्सपेंस जब आप करते हैं यानी कि किसी भी रिसर्च के रिगार्डिंग, तो उसमें आज वह आप करते हैं। ठीक है, और आने वाला उसका जो प्रॉफिट होता है वो आने वाले लेटर ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ए भी हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग मैंने अभी बता ही दिया है। हैवी एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफरिंग बिजनेस एट सुटेबल प्लेस, ये भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी कैन इशू। एक कंपनी क्या इशू करती है? 0 कूपन रेट डिबेंचर्स इशू करती है, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स करती है, या फिर सिक्योर डिबेंचर कर सकती है, या फिर ऑल टाइप ऑफ डिबेंचर्स एज शोन इन 1, 2, 3। तो देखिए जो कंपनी होती है वो इन तीनों ही टाइप के डिबेंचर्स को क्या कर सकती है? इशू कर सकती है। 0 कूपन भी कर सकती है। पार्टली कन्वर्टेबल क्या होते हैं? जिनका पार्ट क्या कर सकते हैं हम? शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्योर डिबेंचर जिसके ऊपर हमने मोर्गेज वगैरह मतलब सिक्योरिटी वगैरह ले रखती हो
जो सिक्योर्ड होते हैं वो डिबेंचर्स, तो इन तीनों ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4th इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर फॉरेन मार्केट्स इज नोन एज। न्यू प्रोडक्ट और सर्विस को आप क्रिएट कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, फॉरेन मार्केट के लिए आप कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट अडेप्शन भी नहीं होगा, हम अडेप्ट तो कर ही नहीं रही हैं, स्टेट प्रोडक्ट एक्सटेंशन ये भी नहीं हो जाता, तो प्रोडक्ट इन्वेंशन हो जाएगा, क्रिएट कर रहे हैं नया प्रोडक्ट। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है न्यू प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं, तो न्यू प्रोडक्ट है इसका मतलब आपने नया किया है, कुछ इन्वेंट किया है, कुछ आविष्कार किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इन्वेंशन इज द राइट आंसर। ठीक है, एंड आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट हाउस, डी.आर. गैरी यूकल, रॉबर्ट आर ब्लेक या फिर पॉल हार्से एंड ब्लैंचार्ड। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा, सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप वाज डेवलप, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये किया गया था पॉल हार्से एंड ब्लैंचार्ड के द्वारा किया गया था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं आपके इस सीरीज़ के वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल ये हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।